बीजेपी के कुछ फायर ब्रांड नेता हैं, जैसे जिनको हम जानते हैं योगी आदित्यनाथ हो गए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, तेजस्वी सूर्या हो गए, इनको फायर ब्रांड इनके नाम के आगे लगता है। आने वाले वक्त में जिस तरीके की चूंकि आप बात करते हैं, अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं, एक तेज आपके चेहरे पर दिखता है, क्या हम आने वाले वक्त में ये कह सकते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अश्विनी उपाध्याय? कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी देना न देना ये तो देने वालों के हाथ में है, मैं तो लेने वाला हूँ। आप लेने वाले हैं, चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि प्रसाद अगर किसी को मिलेगा तो प्रसाद क्यों नहीं लेगा, मैं उसको प्रसाद मान के ले लूंगा। अभी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में एज ए वकील में लड़ रहा हूं, जिस दिन मुझे संसद का रास्ता मिलेगा, संसद में जगह मिलेगी, तो जो बातें मैं सुप्रीम कोर्ट में कहता हूं यही बातें मैं संसद में कहूंगा। मेरा ये मानना है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है, संविधान को लागू करना जरूरी है, भारत में राम राज्य की स्थापना करना बहुत जरूरी है, भारत में सनातन धर्म को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और मैं क्यों बार बार सनातन कहता हूं, सनातन को कमजोर करने के लिए इंटरनेशनल साजिश चल रही है, विदेशों से फंडिंग भी आ रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, घुसपैठ भी हो रहा है, जिहाद भी हो रहा है, सनातन से जुदा किनारे। और सनातन को खत्म करने के जो सबसे बड़ा अभी प्रयास हुआ है, कल हुआ है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो गई, जहां जहां जातियों, ये क्या करते हैं भाई, आप जरा इनका पूरा नेक्सस देखिए। उसने बोला सनातन को खत्म करेंगे, सनातन को खत्म करेंगे, सनातन को खत्म करेंगे। हमारा अलायंस बना ही सनातन को खत्म करने के लिए। सनातन को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको बांट दीजिए, यादव अलग हो गए, पटेल अलग हो गए, ये अलग हो गए, वो अलग हो गए, ब्राह्मण अलग, भूमिहार अलग, क्षत्रिय अलग, श्रीवास्तव अलग, कायस्थ अलग, बनिया अलग, खेत अपना मारवाड़ी अलग, गुजराती अलग, इनको बांट दीजिए, अलग अलग टुकड़े में बांट दीजिए। उसके बाद एक एक करके सबको काटते रहिए। यही तो हुआ है अफगानिस्तान में, सनातन धर्म जो खत्म किया ऐसे किया है, पहले ब्राह्मणों को मारा, बाकी देखते रहे लोगों का, छत के ब्राह्मण को मार रहे, ब्राह्मण जब खत्म कर लिया फिर क्षत्रियों को मारना शुरू किया, फिर बाकी देखते रहे। जब क्षत्रिय खत्म हो गए, वैश्यों को खदेड़ना शुरू किया अफगानिस्तान से, जब वैश्य खत्म हो गए फिर बाकी लोग खदेड़ना शुरू कर दिया, अभी सिखों को खदेड़ के बाहर निकाल दिया, कोई अफगानिस्तान बचा नहीं। सेम ये सिचुएशन पाकिस्तान में हुई है। एक एक पहले एक एक भाई टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए, उसके बाद एक एक जाति को टारगेट करके मारना शुरू करिए, और एक मरेगा, बाकी आराम से देखते रहे, चाहिए हमारा नहीं, हमारा नहीं है। सेम ये सिचुएशन बांग्लादेश में हुई, सेम यही पाकिस्तान में हुई। और भारत के अंदर क्या सिचुएशन है आपको पता है? 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, उन 9 राज्यों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, उन 9 राज्यों में संविधान काम नहीं करता, उन 9 राज्यों में गंगा जमुनी तहजीब काम नहीं करती। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं, वहां वसुधैव कुटुंबकम काम नहीं करता, नारी तू नारायणी का भाव खत्म हो चुका है, यत्र नारंती पूज्यते खत्म हो चुका है, वहां महिलाओं की सेकंड क्लास सिटीजन बन चुकी है। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है भारत में, 750 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पर जितनी तहसीलें, सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप चाहे उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के बॉर्डर वाला जितनी तहसीलें हैं, जितने जिले हैं, उनका डेमोग्राफी देख लीजिए। असम के बॉर्डर और बॉर्डर पे जितनी भी तहसीलें जिले, उनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। बंगाल का मुर्शिदाबाद वाला जो बॉर्डर है उसका पूरा देख लीजिए, खत्म हो चुकी है। गुजरात के कच्छ और भरूच की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। हमारे भारत के किनारे किनारे 200 जिले हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं, 300 तहसीलें हैं जो बॉर्डर को टच करती हैं। इन 200 जिलों और 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और अगर राज्यवार देखिए तो कश्मीर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, नागालैंड की बदल चुकी है, मिजोरम की बदल चुकी है, लक्षद्वीप की बदल चुकी है, मेघालय की बदल चुकी है, मणिपुर में आप देख लीजिए डेमोग्राफी बदल गई, हिंसा शुरू। शांति, जहां जहां सनातन है, सनातनी लोग हैं, वहां शांति है। जैसे सनातनी खत्म होते हैं, अशांति बढ़ जाती है। उदाहरण कश्मीर है, उदाहरण मणिपुर है, उदाहरण बंगाल है, ये आपके सामने है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि हमारे जो देश के युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो भविष्य है हमारा, उनके लिए अश्विनी उपाध्याय की कोई भी ऐसी 2 या 3 सलाह जो उन्हें माननी चाहिए। मैं लास्ट में आपसे ये चाहूंगी कि आप उन्हें ये चीज बताएं, आपको लगता है कि उन तक वो बात पहुंचनी चाहिए और उनको फिर इंप्लीमेंट भी करनी चाहिए नौजवान? मेरा ये मानना है कि भारत के युवाओं को सबसे पहले तो घर में रामायण या भगवत गीता रख लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते तो रामायण का एक कांड पढ़िए, उसको कहते हैं उत्तरकांड। पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ सकते तो श्लोक नंबर 20 से 30 पढ़िए, जहां राम राज्य का वर्णन है। पूरी भगवत गीता 18 कांड नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसका चैप्टर 3 कर्मयोग पढ़िए। पूरा वो भी नहीं पढ़ सकते तो कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, इतना तो पढ़िए। जब तक भारत के घर घर भगवत गीता और रामचरितमानस नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे युवाओं को पता ही नहीं चलेगा कि भारत की संस्कृति कितनी अच्छी थी। भारत में भाई युवाओं को क्या किया, आप जरा सोचिए। इनको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी तो पढ़ा दिया, राजा मानधाता नहीं पढ़ाया, राजा रघु के बारे में नहीं पढ़ाया। एक से बढ़कर एक हमारे पूरे भगवान राम के अगर पूर्वजों को देखिए तो कितने बड़े बड़े महान राजा हुए, नहीं पढ़ाया। तो भारत के इनके हमारे युवाओं को मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा के अंतर्गत उनको जो एजुकेशन दी गई है वो अच्छी नहीं दी गई है। अच्छी तभी आएगी जब वो स्वतः ज्ञान लेना शुरू करें। आपका एक चैनल है धर्म, क्या कहते हैं, धर्म ज्ञान, तो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा धर्म ज्ञान से धर्म लेते रहें। थोड़ा हमारे पेज पे आ जाए, हमारा फेसबुक पे आ जाए, थोड़ा वहां से भी धर्म ज्ञान मिलता रहे। धर्म को समझें। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। और जब तक धर्म को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो धर्मस्ततो जयते, ये भगवत गीता भी कहती है, पुराण भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। और किसी के बहकावे में ना आए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत में इनफैक्ट संविधान का लक्ष्य ही है राम राज्य की स्थापना। इसलिए ये सोचें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जाति के आधार पर तोड़ रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबको जोड़ रही है।
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भाषावाद फैला रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्षेत्रवाद फैला रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नक्सलियों का समर्थन करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी माओवादियों का समर्थन करती है। अल्टीमेटली ये देश युवाओं का है, वो फ्यूचर जनरेशन है, वो फ्यूचर सिटीजन है। उनको ये देखना पड़ेगा, भाषणबाजी पे न जाए नेताओं के, बतौलेबाजी पे नहीं, उनके काम पे देखें ये व्यक्ति करता क्या है। ये बांटने वाला काम करता है, तोड़ने वाला काम करता है या जोड़ने वाला काम करता है, ये कुरीतियों के साथ खड़ा है या रीतियों के साथ खड़ा है, ये कुप्रथाओं का सपोर्ट करता है या प्रथाओं को सपोर्ट करता है, ये उनको देखना जरूरी है। सर एक बात बताइए, ये कांग्रेस के राहुल गांधी या फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, इनका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो अब तो ये भी भगवा चोला उड़ने लगे हैं, मंदिर मंदिर दर्शन करने लगे हैं, समझने तो ये भी लगे हैं कि अब क्या विचारधारा देश में चल रही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं सोच रहा था कि आप इसमें अगर नहीं पूछेंगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, इनके नारे भले अलग अलग हैं, इनका लक्ष्य है पैसा कमाना, देश को लूटना। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी जो सबसे लेटेस्ट न्यूली इलेक्टेड पार्टी है आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, 2 मंत्री तिहाड़ जेल में हैं, आज तक उनको जमानत नहीं हो रही है। और किस लिए? काला धन, बेनामी संपत्ति, आचरिक संपत्ति के लिए। केजरीवाल ने शीश महल बना दिया, पूरा 40-50 करोड़ रुपए अपने बंगलों के रिनोवेशन पे खर्च कर दिया। जब ये पॉलिटिकल पार्टियां भ्रष्ट लोग इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं तो अगर न्यायिक व्यवस्था अच्छी होती तो अब्दुल्ला परिवार काला धन बेनामी संपत्ति के केस में तिहाड़ में होता, और जिस दिन अब्दुल्ला परिवार तिहाड़ चला जाएगा उस दिन उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म।